तो आपको ध्यान हो, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो आपको बात बताई थी वो ये हमने एक टॉपिक बताया था बल युग्म का बल आघूर्ण। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड में हम इस चीज को दोबारा से समझेंगे। साथ ही आगे के चैप्टर्स में जब हमें निकालनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना होगा, तो भी हमें यही डेरिवेशन वहां पर इस्तेमाल करना होगा। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। तो प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत आवेश वितरण, और टाइम देखेंगे एग्जैक्ट 7:30 हो गया है। अब आपका एक भी सेकंड हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्यारे बच्चों प्लीज लाइक कीजिए। आप वीडियो में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को, सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण का क्या अर्थ हुआ, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपने यदि अभी तक इस चैप्टर को समझा हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नियम था हमारा कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम का स्टेटमेंट होता है दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल। तो शब्द आता है बिंदु आवेश। तो वहां मैंने आपको बताई थी कि बिंदु आवेश की डेफिनेशन क्या होती है। यदि दो हम आवेश ले रहे हैं, दो अलग अलग वस्तुएं ले रहे हैं जिन पर की आवेश स्थित है, अब उन दोनों वस्तुओं के आकार की तुलना में उन दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तुएं क्या होंगी, बिंदु वस्तुएं होंगी। तो अभी तक हमारी पूरी की पूरी जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चली है, स्थिर वैद्युतिकी चली है, जितना भी हमने टॉपिक किए हैं, वे सभी बिंदु आवेशों पर ही लागू होते हैं। खासकर कूलाम का नियम बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज की। कॉन्टिन्यूस चार्ज का क्या अर्थ है समझिए। हमने कहा कोई एक वस्तु मैंने ले ली, हमने इस प्रकार से कोई एक वस्तु ली, यहां पर बना देते हैं, इस तरीके से एक वस्तु ले ली और इस वस्तु पर आवेश बिखरा हुआ है। ये हमने कहा इस प्रकार से इस पर आवेश स्थित है। या एक दूसरा हमने कोई एक वस्तु ले ली इस प्रकार से, और इस पर भी आवेश इस प्रकार से बिखरा हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह वस्तु जरूरी नहीं है कि वो बिंदु वस्तु के रूप में ही हो, या इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर यदि किसी बिंदु पर मैं कोई एक आवेश रख दूं और उस पर लगने वाले बल या विद्युत क्षेत्र की गणना करूं, और इस वाली वस्तु से जो कि आवेशित है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, उस आवेश के जो कि हम आवेश ले रहे हैं जिस पर इसके द्वारा लगने वाला बल या विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, इससे उस आवेश की यदि दूरी ज्यादा ना हो, किसकी तुलना में, इनके आकार की तुलना में, तो हम कहेंगे यह वस्तुएं बिंदु वस्तुएं नहीं होंगी। तो बिंदु वस्तुओं में क्या होता था कि हम समस्त आवेश को क्या मान लेते थे, जो भी वस्तु है उसे एक गोलाकार मान के उसके केंद्र पर स्थित मान लेते थे। लेकिन सतत आवेश वितरण का अर्थ है कि वस्तु का कोई ना कोई आकार होगा और आवेश उस पर एक समान रूप से फैला हुआ होगा। सतत का अर्थ होता है जो खंडों में ना हो। सतत का अर्थ क्या है, खंडों में ना हो, यानी कि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं वह उनमें से कोई भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, कोई भी सतत नहीं है। जब आप कहते हो कि जल, बहता हुआ जल सतत है, कॉन्टिन्यूस है, तो आप उसका एक छोटा सा बूंद यदि बाहर निकाल लो तो वो उसका एक पार्ट हो जाएगा, एक टुकड़ा हो जाएगा। और हम कहें उन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं से, उन्हीं छोटी छोटी बूंदों से मिल करके वो पूरी जलधारा बन रही है। किसी भी वस्तु को यदि हम विभाजित करते चले जाएं तो हम पहुंच जाते हैं उसके आणविक स्तर पर या उसके परमाणुविक स्तर पर। तो कोई भी वस्तु परमाणुओं से मिलकर के बनी है, बहुत छोटी इकाई है। तो देखा जाए तो सतत तो कुछ नहीं है, लेकिन हम एक प्रैक्टिकली एक कुछ समस्याओं के समाधान के लिए वस्तुओं को क्या मान लेते, सतत मान लेते। तो क्या अर्थ हुआ सतत आवेश वितरण का, कि जब कोई आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर अथवा किसी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो पहले लिखते हैं परिभाषा, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशंस के साथ हम करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्या कह रहे हैं, हमने कहा जब कोई आवेश
आवेश किसी वस्तु पर एक समान रूप से या वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश के इस वितरण को, वितरण मतलब बंटने को, इस वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो मुझे लगता है यह तो बात आपको समझ में आ गई कि सतत आवेश वितरण क्या है। कोई वस्तु है, उसको हम चार्ज देते चले जाएं तो धीरे धीरे चार्ज हम कहेंगे उसके अंदर प्रवेश करता जाएगा। यदि पूरी की पूरी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से है, न कहीं पर ज्यादा इकट्ठा है न कहीं पर कम इकट्ठा है, सब जगह एक समान है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, इतनी डेफिनेशन यहां आपकी क्लियर हो गई होगी कि सतत आवेश वितरण क्या है। अब यदि हम वस्तुओं के आकारों की बात करी जाए, आप जानते हैं जितनी भी हम वस्तुएं लेते हैं वो या तो वन डायमेंशनल होती है, यानी कि एक विमीय होती है, या द्विविमीय होती है, या त्रिविमीय होती है। तो अब हम अलग अलग वस्तुओं को, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय वस्तुओं को लेकर के यदि उनमें सतत आवेश वितरण को समझने की कोशिश करें तो वो किस प्रकार से हमें मिलेगी, यह समझते हैं। तो आपको ध्यान हो, एक विमीय का क्या अर्थ होता है? एक विमीय का अर्थ है जिसकी केवल एक ही विमा हो, एक ही डायमेंशन हो। मान लो आप कोई एक तार ले रहे हैं, तो तार का अर्थ क्या हुआ, एक छड़ का अर्थ क्या हुआ? यह एक ऐसी वस्तुएं हैं, तार या छड़, जिनकी लंबाई की तुलना में उसकी चौड़ाई या आप कह सकते हो मोटाई नगण्य है, बहुत कम है। तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल, यानी कि एक विमीय। तो यदि मैं एक सीधा तार ले लूं और उसको कुछ क्या कर दूं, आवेश दे दूं, तो उस पर जो आवेश का यदि एक समान रूप से वितरण हो जाए तो हम कहते हैं यह एक विमीय वस्तु पर सतत आवेश वितरण हो गया है आवेश का। काफी आसान है। आपको पिछली वाली जो चीजें हैं, जो आपने एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय वस्तुओं के बारे में पढ़ा होगा, वो सब चीजें यहां पर आपको रिकॉल होने वाली। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सतत आवेश वितरण में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम सबसे पहले लिख रहे हैं एक तार पर सतत आवेश वितरण। इसे 3 रूपों में समझ सकते हैं, सबसे पहला हम ले रहे हैं एक विमीय वस्तु, जैसे तार पर, जैसे हमने कहा तार पर सतत आवेश वितरण को समझे। तो अब इन चीजों को हम देखेंगे डिटेल में, तो इन्हें मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर एक तार ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक तार ले लिया और हमने कहा यह जो तार है इसकी लंबाई मान लेते हैं L है। इसकी कुल लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई L है और इसको हमने बाहर से आवेशित किया। अब आवेशित करने के तो तरीके मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु को कैसे हम आवेशित कर सकते हैं, वो प्रेरण के द्वारा भी किया जा सकता है। तो हमने कहा इसको आवेशित किया तो आवेश इसके हम कह सकते हैं एक समान रूप से इसमें वितरित हो गया। एक समान रूप से वितरित मतलब होता है फैल जाना, एक समान रूप से फैल गया। तो इस पर कुल आवेश की जो मात्रा है वो मान लेते हैं कैपिटल Q है। तो लिख लेते हैं कुल आवेश जो इस पर है वो क्या है, कैपिटल Q है। तो अब हम, क्योंकि यह तार
1 मीटर लंबा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 1000 मीटर भी हो सकता है। तो आप इतने लंबे तार के द्वारा किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वो निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा इसका सरलीकरण करते हैं, इसको इस प्रकार से रखते हैं कि कहीं पर भी यदि हम कुछ जटिल स्थितियों में इस फॉर्मूले के द्वारा यदि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें तो वो आसानी से हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो एक विमीय वस्तु जैसे तार पर जो आवेश होता है उसमें हम एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या कहा मैंने, रेखीय आवेश घनत्व। अब इसको समझेंगे ये क्या होता है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी तार की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित यहां पे लिख लेते हैं, करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं हम डेफिनेशन में, हमने कहा जैसे आप घनत्व समझते थे, घनत्व बराबर का सूत्र होता है सामान्यतः द्रव्यमान बटे आयतन। तो ठीक वैसे ही हम रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन कर रहे हैं कि किसी वस्तु की एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा। अब ये हमने यहां से लेके यहां तक की टोटल लंबाई क्या थी, L, और इस पर कुल आवेश कितना था, Q। तो एक लंबाई पे कितना आवेश है उसी को हमने कहा रेखीय आवेश घनत्व है। तो लिखते हैं, कहते हैं अतः रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो हमने कहा रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, लैम्डा से। कुल आवेश इस तार पर कितना है, कैपिटल Q, और कुल लंबाई इस तार की कितनी है, L। तो ये जो अनुपात आया यही हमारा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। मात्रक कहें तो क्या होगा इसका मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, बटे L क्या है, लंबाई, तार की लंबाई, इसका मात्रक मीटर। तो कूलाम बटे क्या आ गया, मीटर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर विमा भी बताइए। हालांकि विमा आप क्लास यदि आपने 11th ढंग से समझी है तो किसी भी फॉर्मूले की विमा निकालना काफी आसान होता है, बशर्ते आपको जो मूल मात्रक हैं उनकी विमाएं पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, कूलाम जो होता है उसकी विमा होती है AT। हमने कहा कूलाम की विमा क्या होती है, AT, जहां A क्या होती है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक है, T क्या है, समय, और नीचे क्या है, मीटर, मीटर लंबाई का विमा क्या होती है, L। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी L-1 AT। तो पहला हमने निकाला रेखीय आवेश घनत्व, और ये किसके लिए होता है, एक विमीय वस्तुओं के लिए, जैसे तार के लिए, उसके लिए निकालते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी आसान चीज है, लेकिन बाद में जब इसका एप्लीकेशन हम करेंगे डेरिवेशंस में, तब आप वहां पर समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और यदि कहीं पर आपके कोई पिन पॉइंट प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप उसे चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों साथ ही लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करते रहें यदि पसंद आ रही है सीरीज। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, दृष्टि त्रिपाठी बिल्कुल उसकी विमा भी लिख ली है उसने। अपूर्व शर्मा ने कूलाम
की विमा लिख लिए, AT होती है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। बाकी आप सबका कहना है। कुछ तो पता नहीं कहां कहां की बातें करते हैं, समझ हमको आता नहीं है कि कहां की बात कर रहे हैं। कुछ बुकिश लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी जगह पे बहुत सारा आवेश आ जाता है। आप जानते हो कोई वस्तु हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी है, और परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है लगभग आप कह सकते हो 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज के अणु परमाणुओं का साइज होता है। तो खुद ही सोचिए यदि आप छोटा सा भी लेंगे तो उसमें कितने सारे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सही है। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा आपको किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और अगला समझेंगे रेखीय आवेश घनत्व के बाद अब द्विविमीय वस्तु के बारे में समझेंगे और उसका निकालेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो अब सेकंड में हम लेते हैं द्विविमीय वस्तु के लिए। यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसमें दो विमाएं होती हैं, और दो विमाएं किसमें होती है? हमेशा किसी पृष्ठ में होती है। तो उसके लिए पृष्ठ या क्षेत्रफल जिसको हम A या S से निरूपित करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो सेकंड हम समझ रहे हैं क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इसको समझिए। हमने कहा कि एक वस्तु ली और उसका आकार इस प्रकार से था, यानी कि उसकी कुछ एक लंबाई भी थी और उसकी एक चौड़ाई भी थी, लेकिन उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की तुलना में उसकी मोटाई जो क्या थी, बिल्कुल नगण्य थी। मोटाई बहुत कम थी। जैसे आप एक कागज ले ले, एक शीट ले ले अपने कॉपी की, तो उसकी आप देखेंगे लंबाई भी ठीक है, चौड़ाई भी ठीक है, लेकिन उन दोनों की तुलना में जितनी लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट है उसकी तुलना में उनकी मोटाई जो है नगण्य है। तो ऐसी वस्तु को हम नाम दे देते पृष्ठ, या उसको क्षेत्र नाम दे देते हैं, उसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालते हैं। तो हमने कहा कि मान लेते हैं मैंने ये एक पृष्ठ लिया, इसका जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल को आप अलग अलग संकेतों से समझ सकते हैं। कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स पर इसको कैपिटल A से निरूपित किया जाता है और कुछ जगहों पर इसे S से निरूपित कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, माना क्षेत्रफल क्या है, S है, और इस पर जो आवेश वितरित है वो इस प्रकार से है। तो हम कह सकते हैं इस पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश, इसको भी पहले की तरह ले लेते हैं, टोटल आवेश जो है Q है। तो हमने एक पृष्ठ ले लिया, उसको आवेशित करा हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है, S है, और उस पर कुल आवेश की मात्रा है Q। तो बिल्कुल पहले की तरह इसको डिफाइन करेंगे कि किसी पृष्ठ के किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय आवेश घनत्व उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते थे कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अथवा में लिख लेते हैं किसी, हम कह सकते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को ही क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश
घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और साथ ही हम लिखेंगे इसे किससे निरूपित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, और इसको हम निरूपित करते हैं रो से। इसे रो से निरूपित करते हैं, निरूपित, इसे रो से निरूपित करते हैं। करते हैं। तो अब रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर जैसे हमने लिखा था रेखीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठ की तार की लंबाई बटे कुल आवेश बटे तार की कुल लंबाई, वैसे लिखा था। तो वैसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा कुल आवेश जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है, हमने कहा S है, तो रो बराबर हमारा आ जाएगा Q/S। यह हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का सूत्र हो जाएगा। इसका यदि मात्रक कहें तो मात्रक बराबर हो जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी विमा यदि आप कहो तो आप समझ सकते हैं इसकी विमा जो होगी, कूलाम की विमा होती है AT, और मीटर स्क्वायर है तो इसकी विमा होगी L स्क्वायर, ऊपर आके हो जाएगा L-2, तो L-2 AT या AT L-2, कुछ भी लिख लीजिए, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो गया। अब तीसरा प्रकार जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन, यदि इसको डायग्राम से समझे तो डायग्राम हम यहां पर बना ही चुके हैं। अब अगला हमारे पास आता है आयतन, ये त्रिविमीय के लिए होता है, लिख भी लेते हैं, जैसे द्विविमीय के लिए है वैसे ये क्या है, त्रिविमीय के लिए, त्रिविमीय वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। इसे एरिया चार्ज डेंसिटी, इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और रेखीय आवेश घनत्व को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, आयतन आवेश घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने यहां पर करा था। हमने कहा कोई हम एक पृष्ठ ले लें, हम यहां पर एक पृष्ठ ले लेते हैं। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, यदि 3D फॉर्म में बनाना है तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये हमने कोई ले लिया और इसको आवेशित कर दिया, तो आवेशित इस प्रकार से कर दिया, ये हमने इसको आवेशित कर दिया, इसके विभिन्न स्थानों पर एक समान रूप से आवेश का वितरण कर दिया। तो मान लेते हैं कुल आवेश, यहां पे लिख लेते हैं कुल आवेश, मान लेते हैं कितना रखा है हमने, जैसे पहले लिया था कैपिटल Q, और इसका कुल आयतन, इसका लिख लेते हैं कुल आयतन बराबर हमने क्या ले लिया, कैपिटल V ले लिया। ये दो चीजें हमने ले ली, तो बिल्कुल पहले की तरह हम समझ सकते हैं जो आयतन आवेश घनत्व होगा वह बराबर होगा कुल आवेश बटे कुल आयतन के बराबर होगा। तो पहले लिखते हैं डेफिनेशन, फिर इसका फॉर्मूला आपके सामने रखते हैं। तो हमने कहा आयतन आवेश घनत्व क्या है कि किसी, जैसे हमने यहां पर परिभाषा दी थी कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय आवेश घनत्व, वैसे किसी वस्तु का आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व उस वस्तु पर वितरित कुल आवेश Q तथा, कुल आवेश क्या है Q, तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात के बराबर होता है, अथवा में आप लिख सकते हैं, अथवा एकांक आयतन पर स्थित आवेश को
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, यहां से मिटा रहे हैं, इसे सिग्मा से, ध्यान रखना ये सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे इनका हमने फॉर्मूला लिया था वैसे इसका लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू टोटल आवेश कितना था Q, और टोटल आयतन कितना है इसका V, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन V। Q क्या चीज है आप जानते हैं, Q जो है वो है कूलाम, और V क्या है आयतन, इसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर की घात 3। तो विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा जो हो जाएगी वह बराबर हो जाएगी हमारी ATL-3, ये क्या हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपने सतत आवेश वितरण को समझ लिया, आगे इसका बहुत उपयोग होगा, क्योंकि जब हम एक ऐसी वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे जिसपे आवेश पूरा का पूरा फैला हुआ है, वो बिंदु रूप में नहीं है, तो वहां हम कूलाम के नियम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो वहां हमारे को एक अगला टॉपिक जो हमारा आएगा गॉस की थ्योरम, उसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या लगने वाले बल को भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन वहां कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को हम देखेंगे गॉस के नियम में क्या क्या रहती है। तो इतनी चीज यदि समझ में आ गई है तो आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपको एक एग्जांपल से हम थोड़ा आगे की ओर समझाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4 क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा इसे एक टॉपिक से ऐसे समझते हैं कि आखिर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यदि कूलाम का नियम हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, इस बात को समझिएगा। अब एक बात को समझे, यहां पर गॉस का नियम बाद में लेंगे, यहां पर ले लेते हैं। मैंने कहा कि मान लेते हैं हमने क्या करा, कभी 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 यहां, अब हमने क्या करा, सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक वस्तु ले ली, इस तरीके से रेखी उसमें ले ली, सरल रेखा में है, यानी कि एक विमीय है, कोई तार है और इस पर कोई आवेश है। हमने कहा इस वस्तु से कुछ दूरी पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। सपोज मान लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे के पूरे तार की लंबाई को न लेकर के हम इसका सबसे पहले छोटा सा घटक ले लेते हैं, यानी कि मैंने इतना हिस्सा ले लिया, इसका इतना हिस्सा ले लिया। तो ये इस पर जो आवेश है उस आवेश को हम सूक्ष्म आवेश से निरूपित कर सकते हैं। मान लेते हैं आवेश का मान कितना है, इतने हिस्से के लिए आवेश का मान डेल्टा क्यू है, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो सूक्ष्म लंबाई है, जिसे मैं डेल्टा एल से निरूपित कर रहा हूं। अब मैं कहूं कि इस वाले हिस्से से कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु मैंने ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने मान लेते हैं P है, और यहां से लेकर के इस तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं कहूं इस सतत आवेश वितरण वाली कोई एक छड़ है, इसके द्वारा इस P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, यह हमें ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, आप पूरी छड़ को न लेकर के हमने केवल डेल्टा एल लंबाई की छड़ ली। अब यदि ऐसे हम लें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हमने लैम्डा कहा था, इतनी सी छड़ के लिए देखिए इस पर कुल आवेश कितना है डेल्टा क्यू, इसकी टोटल लंबाई कितनी है यहां से लेके यहां तक की डेल्टा एल, ये हमारे पास क्या आ गया, रेखीय आवेश घनत्व आ गया। और यहां से यदि मैं डेल्टा क्यू का मान निकालूं तो डेल्टा क्यू बराबर लैम्डा की डेल्टा एल में गुणा हो जाएगी, तो लैम्डा इंटू आ गया डेल्टा एल। अब मैं कहूं यहां से इस वाले आवेशित घटक से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। आप जानते हैं पी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हैं 1/4πε0, और होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q की जगह क्या ले लिया मैंने, डेल्टा Q ले लिया, और बेटे यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R, तो मैंने क्या ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया। ये मेरा बेसिक फार्मूला है। पर यदि मुझे पूरी छड़ का निकालना है तो कैसे निकालूंगा,
मान लेते हैं इस छोटे से घटक के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था ये भी सूक्ष्म था, और इसको मैं डेल्टा ई से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे ये आवेश छोटा सा है, लंबाई छोटी सी है, वैसे विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ पी पर वो भी सूक्ष्म है। तो ये डेल्टा ई बराबर इतना आ गया। अब यदि इस वाले समीकरण से लिखते हैं, समीकरण 1 से डेल्टा क्यू का मान रखने पर तो मान रखें तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा है डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है डेल्टा क्यू का मान लैम्डा इंटू डेल्टा एल, लैम्डा इंटू डेल्टा एल, और बटे नीचे क्या है आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये किसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ? केवल इतने से घटक के कारण हुआ है ये विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, मैं कहूं इस पूरे तार के द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखते हैं अतः संपूर्ण तार, आवेशित तार लिख लेते हैं इसको, संपूर्ण आवेशित तार द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र, यदि हम उसे E से रिप्रेजेंट करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सब में क्या चीज बदलेगी? केवल तार की लंबाई डेल्टा एल बदल जाएगी। अब देखिए इस पर क्यों डेल्टा क्यू आवेश था, पूरे तार पर कितना भी आवेश हो मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे यह पता चल गया है रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा का मान कितना है। तो जब इसे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में आ जाएगा लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में हमारा आएगा समेशन पूरे तार की लंबाई जो कि आ गई डेल्टा एल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा। जब तार के संदर्भ में करेंगे तो यह फार्मूला ऐसा आएगा। यदि किसी पृष्ठ के संदर्भ में कहें, पृष्ठ के लिए सेम यही काम करें, ये इस प्रकार से आपने पृष्ठ ले लिया, इस पर टोटल आवेश हम मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, मान लो वो Q ही था, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल मान लेते हैं टोटल क्या था, S था। तो इसमें ये आवेश इस प्रकार से बिखरा हुआ था, इसका मैंने एक छोटा सा घटक ले लिया, इतना सा घटक ले लिया, और इस पर यह आवेश बिखरा हुआ है। तो इस छोटे से घटक का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल है डेल्टा एस, और इस पर जो आवेश की मात्रा है वो है डेल्टा क्यू। तो फिर से इसके द्वारा यहां पर एक बिंदु ले लिया मैंने P, इस बिंदु P पर इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो बिल्कुल ऐसे ही निकल के आएगा जैसे ये वाला है, बस अंतर कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एल की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला सूक्ष्म वाला, तो लिखेंगे अतः P पर सूक्ष्म क्षेत्रीय घटक द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, हमने कहा डेल्टा E बराबर, फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर आवेश का मान कितना था, डेल्टा क्यू, तो यही रखेंगे डेल्टा क्यू, और नीचे बटे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्योंकि रो बराबर होता है डेल्टा क्यू, जो कि इस घटक पर उपस्थित कुल आवेश का मान है, ये वाले आवेश का मान, और इसका क्षेत्रफल कितना है आप जानते हैं, यह है डेल्टा एस, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, तो यहां से निकल गया डेल्टा क्यू बराबर रो इंटू डेल्टा एस, इसके बराबर। इसकी वैल्यू को वहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यू की जगह रो इंटू डेल्टा एस, और बटे क्या आ गया आर स्क्वायर। तो ये डेल्टा ई किसके द्वारा क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस छोटे से के कारण, इतने से के कारण ये क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यदि मुझे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबका योग कर दीजिए, ऐसे ऐसे छोटे घटक बनाइए, सबका योग कर दीजिए। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे डेल्टा ई की बजाय लिख लेंगे टोटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
रो बटे आर स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा और पृष्ठ का साथ में क्षेत्रफल आ जाएगा, तो समेशन साथ में लिख लेंगे डेल्टा एस, यहां पे लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ, और यहां पर हमारा क्या था, यहां पे लिख लेंगे संपूर्ण लंबाई। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और आयतन वाले के लिए, आयतन के लिए यही वाला सूत्र ऐसे ही हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आ जाएगा सिग्मा बटे आर स्क्वायर, और समेशन यहां पर आ जाएगा वो डेल्टा भी, यहां पर लिख लेंगे संपूर्ण आयतन। तो किस प्रकार से हम एक पूरी की पूरी वस्तु लेके उसका छोटा सा घटक लेकर के वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं इस प्रकार से, और उस वैद्युत क्षेत्र की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण वस्तु के द्वारा कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। यदि ये चीज समझ में आई है तो चैट सेक्शन में बताइए, और तब तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और फिर हम आगे चलेंगे और आपको एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले। उन चीजों का इस्तेमाल होगा जब हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, वहां पर उसकी आवश्यकता आपको मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4। आगे चलते हैं। अब अगला हमने जो समझना है, गॉस थ्योरम समझनी है, लेकिन गॉस थ्योरम समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। आपने क्लास 11th में घन कोण के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है उसमें मूल मात्रक और पूरक मात्रकों में आपने पढ़े होंगे दो, एक कोण और एक घन कोण। तो घन कोण आपने समझना है, मैं आपको कोण से स्टार्ट करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझिए कोण क्या होता है। कोण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण या एंगल क्या होता है? हम कहते हैं कि यदि मैं कोई एक वृत्त लूं, वृत्त का अर्थ होता है कि एक तार को लीजिए और उसे इस प्रकार से हम एक शेप दे दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, वृत्त हो जाता है। तो यदि आप एक वृत्त लें, ये मैंने वृत्त ले लिया, ये वृत्त का हमने मान लिया केंद्र है जिसे मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वृत्त की हम यहां पर दो बिंदु ले रहे हैं। एक बिंदु मैंने यहां पर ले लिया, इसको A नाम दिया, और इस बिंदु को नाम दे दिया B। तो वृत्त की ये जो कहलाती है इसे कहते हैं परिधि। परिधि पर ये जो दो बिंदु लिए हैं A B, तो A से लेके B तक की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं चाप। तो ये AB क्या है, ये AB, इसको ऐसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं चाप AB। इसको क्या कहते हैं नाम, इसका होता है चाप AB कहते हैं इसे। तो AB एक लंबाई। अब मैं वृत्त के केंद्र O से A को मिला दिया और वृत्त के केंद्र O से मैंने B को मिला दिया। तो इतने चाप के द्वारा वृत्त पर जो कोण अंतरित हो रहा है वो मान लेते हैं थीटा है। तो अब हम परिभाषा देते हैं कोण की, कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित, केंद्र पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कोण। तो सूत्र हमारे पास आता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित चाप और उस वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को हम कहते हैं वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या, इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक ये लिख लेते हैं यहां, मात्रक रेडियन होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात समझिए, हम कहते हैं एक रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी। हम कहते हैं यदि चाप जो है जिसको हम AB कह रहे हैं, यह बराबर हो जाए इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि OA बराबर OB बराबर वृत्त की त्रिज्या। मेरी बात को समझिएगा, हमने कहा ये जो चाप है AB, इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या OA या OB के बराबर है। यदि ऐसा है तो इस पर यदि मान रखेंगे तो चाप हमारा क्या आ जाएगा, AB बटे नीचे वृत्त की त्रिज्या भी उतनी ही, हमने कहा ये भी लंबाई इतनी है AB, तो AB में से AB गया तो कोण बराबर हमारा आ गया 1 रेडियन। तो यहां से आप रेडियन की परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 रेडियन
वृत्त के केंद्र पर अंतरित वह कोण है जिसमें वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है और इसी चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित होता है, वो 1 रेडियन होता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, आपने वहां पढ़ रखी होगी। अब मूल बात जिसके लिए हमने आपको ये बात समझाई है, अब उस बात पे आते हैं। अब आपने दूसरा चीज समझनी है जिसे हम कहते हैं घन कोण। घन कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण। घन कोण क्या हुआ? यदि मैं ले लूं कोई गोला, गोला आप समझते होंगे, गोला जैसे फुटबॉल होती है या फिर आप किसी चीज की ये बॉल बना लें, वो हमारी क्या होती है? फुटबॉल। और वृत्त क्या होता है? किसी तार को ऐसे करके घुमा दिया जाए, एक आकृति दे दी जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वृत्त। तो हमने एक ले लिया यहां पर गोला इस प्रकार से, और गोले का मान लेते हैं यहां पर हमने कोई ले लिया एक केंद्र O। तो गोले का एक पृष्ठ ले लेते हैं, मान लेते हैं इस तरीके से एक गोले में एक पृष्ठ ले लिया मैंने ये। तो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम कहते हैं घन कोण। ध्यान रखिएगा, जो घन कोण है वो एक 3D फॉर्म में होता है, त्रिविमीय रूप में होता है, जबकि ये क्या होता है? ये द्विविमीय होता है, यानी कि 2 डायमेंशन में होता है, ये 3 डायमेंशन में होता है। तो यदि विभिन्न बिंदुओं को मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे? थोड़ा सा इस तरीके से मिला दें, ये विभिन्न बिंदुओं को मिला दीजिए। तो यहां पर ये जो कोण अंतरित हो गया, ये वाला कोण, इस कोण को हम नाम दे देते हैं, यह हमारा होता है घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल कहते हैं इसे, घन कोण। तो घन कोण का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल कोण की तरह होता है, इसीलिए मैंने आपको यह बात समझाई। घन कोण बराबर होता है बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। और घन कोण को हम या तो ओमेगा से या ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, घन कोण को इसे या तो हम ओमेगा से या इस प्रकार से, ये जो निशान बनाते हैं ये हमारा होता है ओम, लिख भी लेते हैं, ये क्या है? ओम। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा या ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यदि ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो घन कोण हम कहें ओमेगा बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो हमने लिया है ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को सपोज मान लेते हैं, क्योंकि पूरा गोले का एक छोटा सा हिस्सा है तो इसलिए मैं इसको डेल्टा एस से निरूपित कर रहा हूं। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया? डेल्टा एस बटे त्रिज्या, त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको मैं त्रिज्या आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, ये हमारे क्या हो गया? घन कोण का सूत्र हो गया। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। मैं यहां लिख भी लेता हूं, मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल यहीं पर जैसे आपने रेडियन की दी थी, कि स्टेरेडियन की डेफिनेशन देंगे कि यदि किसी गोले के केंद्र पर जो कोण है वो यदि 1 स्टेरेडियन तब होगा यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा एस का मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। तो परिभाषा, यदि किसी गोले के पृष्ठ के एक हिस्से द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो क्या हो? त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। सीधी बात है, अंश और हर आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 स्टेरेडियन बराबर किसके हो जाएगा? जब इसका मान भी क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर, और इसका मान भी क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे समझना है सदिश रूप में। आपने, हो सकता है यहां आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही हो, लेकिन ये आगे बहुत काम करेगी आपकी। देखिए, गोले के केंद्र से परिधि को जब भी मिलाते हैं, परिधि के या पृष्ठ के किसी भी हिस्से को यदि एक त्रिज्या से मिलाया जाए, तो यहां पर हम थोड़ा सा एक अलग कलर यूज कर रहे हैं। तो यदि यहां से मैं एक त्रिज्या को मिलाते हुए चलूं तो त्रिज्या की जो डायरेक्शन होगी
यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो है त्रिज्या r, और इसकी दिशा क्या होगी, सदिश r ऐसे। और जो भी हम पृष्ठ ले रहे हैं, इस पृष्ठ जो है एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या, एक वेक्टर, एक सदिश राशि। इसकी दिशा भी, यदि ये गोला है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। हमेशा ध्यान रखना, किसी सदिश या किसी क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसका अर्थ है, यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, हमने कहा ये डेल्टा एस क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है डेल्टा एस, तो इस डेल्टा एस की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगी, ये डेल्टा एस की डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी, ये दोनों सदिश होंगे। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। अब एक कंडीशन ले रहे हैं हम कि यदि ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में ना हो। प्यारे बच्चों, अब थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक अलग चीज आ रही है। ये तो चीजें आसान थी कि त्रिज्या वेक्टर भी, त्रिज्या सदिश भी, स्थिति सदिश भी उसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में। लेकिन यदि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हों तो अब इसे समझते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, 1 2 3 4। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसे समझने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे उस बात को समझ पाते हैं और बाद में उनको बड़ी दिक्कत होती है। मैंने क्या करा कि इस प्रकार से एक, मान लेते हैं, छोटा सा गोला ले लिया, ये गोला ले लिया, ये गोला है, ध्यान रखिएगा। तो ये बाहर क्या होगा, इसका एक पृष्ठ होगा। हमने यहां पर एक सूक्ष्म सा पृष्ठ ले लिया, इतना सा मैंने एक पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ ले लिया। तो यहां से लेकर के हम कहें इस पृष्ठ में, पृष्ठ की जो दिशा होगी वो इस तरीके से होगी। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि डेल्टा एस है तो ये दिशा क्या होगी, डेल्टा एस की दिशा ये वाली होगी। और यहां से यदि मैं यहां तक एक त्रिज्या वेक्टर खींचूं, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो सदिश किसको निरूपित करती है, आर को। तो यहां आर की दिशा भी इसी दिशा में होगी, इसी दिशा में क्या होगा, सदिश आर होगा। इतनी बात तक हमने अभी बात कर ली थी। अब आगे समझिए, मैंने क्या करा, आगे एक पृष्ठ इस प्रकार से ले लिया, इस प्रकार से एक पृष्ठ ले लिया। अब यदि यहां से लेकर के इस पृष्ठ के केंद्र तक, यहां तक की यदि टोटल दूरी को मैं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं पहले, तो ये सही बनना प्यारे बच्चों जरूरी है, वरना फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। ये हमने ऐसे बना लिया इसको, हमने कहा यहां से लेकर के इसके केंद्र की दूरी, ये दूरी, इस दूरी को मैंने टोटल दूरी को नाम दे दिया, मान लेते हैं R1 है। तो ये सदिश वेक्टर R1 से रिप्रेजेंट होगी। तो ये किसकी दिशा है, सदिश R1 की दिशा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आगे जब इसका यूज करूंगा तो आपने अगर अभी छोड़ दिया तो आगे नहीं समझ पाएंगे गॉस थ्योरम के प्रूफ में। तो हमने कहा ये छोड़ दिया, ये कर दिया। अब सोचिए इस पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होगी। पृष्ठ की डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये पृष्ठ ऐसे नहीं है, ये पृष्ठ ऐसे भी नहीं है, ये वाला पृष्ठ क्या है, थोड़ा झुका हुआ है। यदि ये झुका है तो इसकी दिशा क्या होगी, इस तरीके से होगी। ये किसकी डायरेक्शन है, डेल्टा एस की दिशा ये वाली है। तो अब देखिए, ये सदिश वेक्टर R1 की जो डायरेक्शन है वो ऐसे में है और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऐसे में है। इन दोनों के जो बीच का मान लेते हैं ये जो कोण है, ये हमारा कोण क्या है, थीटा। यदि मैं यहां पर कोई एक आवेश रख दूं, प्लस क्यू आवेश रख दूं, तो यह जो दिशा होगी ये किसकी दिशा होगी, आप समझ सकते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यदि यहां पर क्यू आवेश रख देता तो ये R1 की डायरेक्शन किसकी दिशा होती, वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन होती, क्योंकि वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलता है। अब हमें यह देखना है कि ये जो त्रिज्य वेक्टर है R1, इसकी दिशा में सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश है, उसकी कौन सा हिस्सा है। तो यहां पर आपको बात समझनी है। ये मैंने एक सदिश लिया, इसके हम क्या कर रहे हैं, घटक कर रहे हैं। घटक कौन से, सदिशों का वियोजन, जिसे हम कहते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक तथा क्षैतिज घटक। तो इस वाली पीली वाली रेखा पर हमने एक लंब डाल दिया,
इस पर हमने क्या करा, एक लंब डाल दिया इस प्रकार से। तो यहां से एक यहां पर लंब डाला, एक यहां पर लंब डाला। ये वाला जो घटक होगा यहां से लेके यहां तक का, ये घटक होगा डेल्टा एस। देखिए कोण इस भुजा के साथ बन रहा है, इसलिए डेल्टा एस साइन थीटा। कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। और यह वाला जो घटक हुआ यहां से लेके यहां तक का, ये घटक होगा हमारा डेल्टा एस ये होगा कॉस थीटा, डेल्टा एस कॉस थीटा। और ये कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। अब आपको वो घटक लेना है जो कि आर की डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, यदि हम यहां पर विद्युत क्षेत्र ई को कैलकुलेट करें, हम जानते हैं चूंकि, या विद्युत क्षेत्र की बजाय हम कहते हैं फ्लक्स को कैलकुलेट करें, तो हम जानते हैं क्योंकि फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू, आप ए लीजिए या एस लीजिए, तो मैंने एस ले लिया, तो फाई बराबर है ई इंटू एस। ये दोनों के दोनों क्या है, सदिश हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई, मैं थोड़ा सदिश का निशान हटा रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। जहां थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये ई तथा एस के बीच का कोण है, डेल्टा एस के बीच का कोण है। आप चाहो तो इसको डेल्टा एस ले सकते हो, ई और डेल्टा एस के बीच का कोण है। तो क्या आ जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा बराबर किसके, हमारा आ गया फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा के बराबर आ गया। अब यदि इसको हम केंद्र पर अंतरित कोण के संदर्भ में करें, यहां से यहां मिलाया, ये वाला कोण कितना था, डी ओमेगा। तो अभी मैंने आपको बताया ओमेगा बराबर होता है हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिया हमने, डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा एस कॉस थीटा बटे त्रिज्या का स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर। और जो केंद्र पर ये कोण अंतरित कर रहा है, ये डी ओमेगा ले लिया। ये कितना ले लिया, डी ओमेगा। ये हमारा था फार्मूला। और ये वाली चीज हमने यहां से समझी कि आर की डायरेक्शन में, ये R1 की डायरेक्शन में, यदि आप चाहते तो इसको R1 भी ले सकते थे। तो R1 की डायरेक्शन में जो क्षेत्रफल का जो घटक है वो डेल्टा एस कॉस थीटा है, उसी को लिया जाएगा। नीचे डेल्टा एस साइन थीटा को नहीं लेंगे। ये प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है। और ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये वाला, ये काफी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका कि हमने क्या करना है, उपयोग करेंगे डेरिवेशन करते समय, खासकर गॉस के थ्योरम के प्रूफ में। तो यदि इतनी चीज समझ में आ रही है तो चैट सेक्शन में बताइए। बच्चों को इस चीज को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब यहां पर थोड़ी सी यदि आप और जटिलता सहन कर सकते हैं, तो ये पृष्ठ था, इस पृष्ठ के मैंने दो घटक कर लिए। एक घटक ऐसे रहा होगा जिसके पृष्ठ की दिशा क्या है, नीचे की तरफ, और एक घटक क्या हो गया, ऐसे हो गया जिसके पृष्ठ की जो डायरेक्शन है उसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन है ऐसे में। तो इन दोनों को भी यदि मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, मैं दो अलग अलग ले रहा हूं, ये ले लिया और दूसरा हम ले लेते हैं ग्रीन। अब देखिए ये वाला जो हमारा घटक होगा, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा, ऐसे वाला। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इसके लिए। और ये जो हमारा घटक था, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये बिल्कुल इसके कलर चेंज नहीं हुआ इसका, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, ऐसे। देखिए यहां पर समझ में आएगा आपको, ये थी ds की डायरेक्शन, ये थी डेल्टा s की डायरेक्शन। इसके दो घटक करे, ये किसका था, ये वाला क्षेत्रफल था, पृष्ठ ये वाला था। अब इसके दो घटक करे, एक घटक कर दिया मैंने इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के लिए घटक क्या हो जाएगा, ये वाला, इसकी दिशा होगी ये वाली। और दूसरा घटक मैंने कर दिया नीचे की तरफ, तो इसके लिए डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके लिए डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। थोड़ा सा एक बार दोबारा से विचार कीजिएगा, जो मैंने बातें आपको समझाई तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जो इसके दो घटक हुए हैं, ये वाला घटक इसकी दिशा ऐसे में, और ये वाला घटक इसकी दिशा ऐसे में।
ये वाला घटक कौन सा है, इसको मैं लिखता हूं डेल्टा एस कॉस थीटा, और ये वाला घटक कौन सा था, डेल्टा एस साइन थीटा। जो मैंने यहां पर समझाना चाहे वही दो चीजें मैंने आपको यहां पर बना दी। और वास्तव में कैसा था ये वाला घटक, कैसा था, ये इस तरीके से था, मूल रूप में ये ऐसा था डेल्टा एस। तो हो सकता है कुछ चीजें आपको यहां पर जटिल लग रही होंगी, लेकिन यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे। दिशाओं में कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको वेक्टर का वियोजन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। बस समस्या क्या है, यहां पर जो दिशा है, सदिश की दिशा है, वो एक पृष्ठ से जुड़ी हुई है, ऐसे वाले पृष्ठ से, ये इसकी दिशा है। अब इसका ये वाला घटक है डेल्टा एस, तो वो ऐसे होगा, उसकी दिशा ऐसे होगी। और ये जो नीचे वाला घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, वो पृष्ठ ऐसे है और उसकी दिशा नीचे की ओर। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज है तो आसान, लेकिन इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करना, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, उसके बाद समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो एक दो बार समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको मेरी बात 100% समझ में आएगी। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, अच्छे से